Myself Dr. M.K. Paliwal, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमो। बच्चों, जैसा मैंने आपको कल बताया था मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, आज हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मैंने आपको बेसिक्स इसके समझाए थे कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की मेन एप्लीकेशंस क्या होती हैं और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, बेसिकली इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। बेसिक प्रिंसिपल में मैंने बताया था कि किस प्रकार से इसका स्पेक्ट्रम आता है और स्पेक्ट्रम में हम कैसे हम पीक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, बेस पीक कैसे प्राप्त होती है, एम प्लस पीक या पेरेंटाइन या मोलिकुलर आयन पीक कैसे प्राप्त होती है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, और उन सब के बारे में फिर मैंने आपको एलिमेंटल एनालिसिस के बारे में विस्तार से बताया था कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है और नाइट्रोजन और सल्फ़र का किस प्रकार से हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, कार्बन एटम का किस प्रकार से डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, इनकी हमारे को क्या क्या बेस वैल्यू प्राप्त होती हैं, नेचुरल अबंडेंस से इनका क्या मतलब होता है और ये कैसे हम इनकी पीक्स को कैसे प्राप्त करते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। आज हम जो पढ़ेंगे वो है मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि गामा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड हो, एमीन हो, एस्टर हो, एसिड्स हो, एल्केन्स हो, नाइट्राइल्स हो, ये सारे जो है वो मैकलैफर्टी अरेंजमेंट करते हैं। और इनमें क्या होता है कि जनरली जो गामा हाइड्रोजन है वो ट्रांसफ़र होकर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ के पास चला जाता है और बीटा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इस प्रकार से जो प्रोसेस होता है उसे मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट कहते हैं। मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। इट इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ गामा हाइड्रोजन एटम फॉलोड बाय द क्लीवेज ऑफ ए बॉन्ड। द रीअरेंजमेंट लीड्स to the elimination of neutral molecules from aldehyde, ketones, amines, unsaturated compound, substituted aromatic compounds, etc. The rearrangement proceeds through a sterically hindered six-membered transition state, और सिक्स मेंबर जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके थ्रू ये होता है। हम एक जो जनरल केस है वो कंसिडर करते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक जनरल केस कंसिडर करते हैं जिसमें हमने कीटोन लिया है। कीटोन में हमने इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाया और इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराने के बाद हमारे पास जो स्पीसीज रेडिकल कैटाइन प्राप्त हुआ वो ये रेडिकल कैटाइन प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें जो एल्फ़ा कार्बन है, एल्फ़ा से हम काउंट करते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। जो गामा हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा जो है, ठीक है। इस प्रकार से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमारे को ऐसी एक सिक्स मेंबर्ड जो है वो स्पीसीज़ प्राप्त हो जाएगी या ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त हो जाएगी। फिर यहाँ से क्या होता है कि बीटा बॉन्ड ब्रेक होता है। देखिए इसमें बीटा बॉन्ड को हमने ब्रेक करके दिखा रखा है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और हमारे को दो स्पीसीज़ मिलती हैं। एक तो रेडिकल कैटाइन है जो है वो RCOH रेडिकल प्लस कैटाइन और डबल बॉन्ड CH2 ये मिलता है, और एक एल्कीन मिलता है। तो जनरली X जो आयन है, मैंने जो X की फॉर्म में बता रखा है, X जो आयन है ऑब्जर्व्ड एज ए बेस पीक, ये हमारे को बेस पीक के रूप में प्राप्त होता है। अब हम कुछ M/E वैल्यूज़ हैं जो बेस पीक की वो मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट के थ्रू प्राप्त करते हैं। जैसे मेथिल ब्यूटेनॉइट है उसमें अपन ये प्राप्त करते हैं। कैलकुलेट M/E वैल्यू ऑफ बेस पीक अकॉर्डिंग टू मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट फॉर मिथाइल ब्यूटेनॉइट। देखिए इसमें अगर अपन प्राप्त करते हैं तो हमारे पास जो ये स्पीसीज़ प्राप्त हुई उसका अपन अब अगर माने कि हमारे को 74 कैसे प्राप्त हुआ है। देखिए इसमें आप कार्बन जोड़िए, 1 2 कार्बन, 12 दूनी 24, 24 और 16 दूनी 32, 24 और 32 कितने होते हैं, 24 और 32 जो होते हैं वो होते हैं
66, 66 और एक कार्बन इधर है 12, कितने हो गए, सॉरी 56 और 12 हो गए 68, 68 और 3, 68 और 3 71, 73, 71 और एक हो गए 72, 72 और 2 74। आप इसमें मतलब सोचेंगे कार्बन के जोड़ेंगे 12, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का 1 जोड़ेंगे, तो टोटल जो वैल्यू आपके पास प्राप्त होगी वह 74 प्राप्त होगी। तो हम इसकी बेस वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर डबल मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट अगर अपने को प्राप्त करना है तो अपन डबल मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट से भी बेस वीक को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब हम डबल जो है मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट देखते हैं। डबल मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट हमारे पास इसमें प्राप्त होता है। इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड बीच में है, तो उससे जो अपन देखते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होता है। इसी प्रकार से अल्फ़ा, बीटा और गामा हाइड्रोजन जो है वो इधर से शिफ्ट होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ से एक हाइड्रोजन जो शिफ्ट हो गया यहाँ से और बीटा बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो हमारे को ये वाली जो है वो एक बेस पीक प्राप्त हो गई। और जो है फिर हमारे को सेकंड जो है मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट देखते हैं, तो हमारे को सेकंड मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट में हम देखते हैं कि हमारे को ये बॉन्ड इसके जो 2 फ्रेगमेंट हैं वो हमारे को प्राप्त होते हैं। एक वाला फ्रेगमेंट यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 के रूप में अलग हो जाता है और दूसरा जो है हमारे को ये फ्रेगमेंट जो है प्राप्त होता है, और इस प्रकार से अपन मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे है कीटोन है, एमीन्स है, अल्कोहल्स है, एस्टर्स है, एसिड्स हैं, जिनमें गामा हाइड्रोजन होता है, वो सारे के सारे मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट देते हैं और मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट के थ्रू आयन बनाते हैं। ठीक है, और इसके आधार पर अपन क्या है एक फार्मूला हमारे पास बेस पीक जो है वो प्राप्त हो जाती है। अब हम अलग अलग कंपाउंड्स में देखेंगे कि उनका मास स्पेक्ट्र कैसा होता है और मास स्पेक्ट्रम में किस प्रकार की हमारे को पीक्स प्राप्त होती हैं। तो एक बात आपको बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले जो है वो ध्यान रखना है कि हमारे को जो है वो पॉसिबिलिटी ऑफ मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट है या नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी ऑफ मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट है तो उसके बाद हम, अगर नहीं है तो उसके बाद अपन उसका वो देखेंगे कि इसकी बेस पीक या कितनी पीक्स इसमें प्राप्त होंगी। तो हमने अब हमारे पास जो है वो है नेक्स्ट जो है ये वाला है, तो मास स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे को ये मिलेंगे। तो हम सबसे पहले एल्केन्स में देखते हैं। एल्केन्स में मास स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो फ्रेगमेंटेशन गो इन दैट वे इन विच रियली मोर स्टेबल फ्रेगमेंट्स आर जनरेटेड। तो जो मोर स्टेबल फ्रेगमेंट हैं वो जनरेट होते हैं, इस प्रकार से फ्रेगमेंटेशन होता है। जनरली बेस पीक इन एल्केन्स इज ऑब्जर्व्ड एट 43, अगर C3H7 की हो तो और C4H9 की हो तो हमारे को बेस पीक वो जो है वो क्रमशः 43 और 57 पे, 43 और 57 पे M/E या बेस पीक प्राप्त होगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है, देखिए मैंने नोट्स को बहुत समराइज करके लिखा है जिससे कि आपके पास एक माइंड मैकअप का जो है वो बना रहे, और आप जब भी कभी रिवाइज करो इसको तो आपके पूरा मास स्पेक्ट्रम ऐसे कैसे याद रह जाए। तो याद रखने के हिसाब से अपने को याद रखना है। अब नंबर ऑफ पीक्स जो हैं वो ब्रांच्ड एल्केन में अनब्रांच्ड एल्केन से ज़्यादा प्राप्त होंगी, और इंटेंसिटी ऑफ एम पीक जो है वो ब्रांच्ड एल्केन में कम होगी और अनब्रांच्ड एल्केन में ज़्यादा होगी। स्ट्रेट चेन एल्केन शोज करेक्टरिस्टिक पीक्स, जो है स्ट्रेट चेन एल्केन होंगे वो कुछ करेक्टरिस्टिक पीक देंगे। एक तो देंगे M+-15, दूसरा देंगे M+-15+14, फिर M+-15 इंटू 2 इंटू 14, फिर 3 इंटू 14 हो जाएगा, 4 इंटू 14 हो जाएगा। ऐसे आपको कंटिन्यूस पीक प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है, अब इसमें अपन 14 जो है वो जोड़ते जाएंगे, क्योंकि CH2 जो है उसका टोटल वैल्यू होती है, कार्बन का 12 आप जानते हो और हाइड्रोजन का 2 होता है,
इसलिए 14 जो हो जाएगा वो पूरा इसका वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार से आपके पास जो है वो एल्केन्स की जो करेक्टरिस्टिक्स पीक आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब एल्कीन्स जो है वो सबसे पहले अपने को देखा गया कि ये मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट शो करता है या नहीं करता है। तो दीज शोज एमआर एंड एलाइल कैटाइंस आल्सो गिव बेस पीक। मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट भी शो करता है और एलाइल कैटाइन जो है वो बेस पीक निम्न प्रकार से शो करता है। हमने इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाया तो यहाँ से ये हमारे पास जो प्राप्त होता है वो बेस पीक के रूप में प्राप्त हो गया और इसकी वैल्यू जो होगी वो m/e41 होगी। एल्काइंस में जो है थर्ड जो है एल्काइंस जनरली m+ पीक ऑब्जर्व एज ए बेस पीक। m+ पीक होती है वही बेस पीक के रूप में प्राप्त होती है, जैसे 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन शोज m+ पीक एज ए बेस पीक। ये दो एग्जांपल मैंने इसमें लिए हैं। अब एल्कोहल्स का देखते हैं। एल्कोहल्स भी एल्कोहल्स में भी बेस पीक अलग अलग प्रकार से आपको प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर आपको शो कर रखा है प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है और टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है। प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है कि एक जो है वो रेडिकल कैटाइन बनता है और यहाँ से बीटा जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और एक रेडिकल बनता है। और देखिए इसकी बेस पीक वैल्यू जो होगी प्राइमरी में हमने देखा है कितनी हो जाएगी 31 की। अगर 31 बेस पीक के रूप में m/e की वैल्यू हमारे पास 31 है तो हम कहेंगे कि हमारे पास वो प्राइमरी एल्कोहल है। अगर m/e वैल्यू 45 आती है तो हम कहते हैं कि वो सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास है। और m/e वैल्यू 59 आती है तो हम कहेंगे कि हमारे जो है हमारे पास जो अल्कोहल है वो टर्सरी अल्कोहल है। देखिए कैसे प्राप्त होती है। सेकेंडरी अल्कोहल में बॉन्ड ब्रेक होता है कार्बन के पास वाला, तो R जो है फ्री रेडिकल बन जाता है, इधर R इसमें R फ्री रेडिकल बन जाता है। तो आपके पास जो टर्सरी है उसमें 3 कार्बन बच जाते हैं और 7 हाइड्रोजन बच जाते हैं और 1 ऑक्सीजन बच जाता है। सेकेंडरी में क्या होता है कि 2 कार्बन बचते हैं और 5 हाइड्रोजन बचते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास जो है वो एक CH2 बचता है। इसमें प्राइमरी में 1 कार्बन बचता है, 1 ऑक्सीजन बचता है और 3 हमारे पास हाइड्रोजन बचते हैं। तो इन सब को जोड़ते हैं तो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में क्रमशः जो हमारे को बेस पीक वैल्यू मिलती है वो 31, 45 और 59 पर हमारे को बेस पीक प्राप्त होती है। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो है उसकी बात करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में हमारे को किस प्रकार से मास स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो अपन वही बात करते हैं कि सी द पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट। मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट का जो है हम मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट की जो है वो पॉसिबिलिटी देखेंगे और फिर हम इसमें बेस पीक प्राप्त होंगे। करेक्टरिस्टिक बेस पीक जो इसमें प्राप्त होती है वो हमारे को 29 पे प्राप्त होती है जो एल्डिहाइड की होती है RCHO में। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हमारे पास अगर कीटोन हो तो कीटोन की जो इंटेंस पीक जो हमारे को प्राप्त होती है ऑब्जर्व्ड एज ए इंटेंस पीक 43 पे हमारे को एक ऑब्जर्व्ड पीक प्राप्त होती है या 43 पे एक बेस पीक प्राप्त होती है और वो कीटोन्स में हमारे को प्राप्त होती है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि 43 पे हमारे को कीटोन्स में एक बेस पीक प्राप्त होती है। इस प्रकार से अपन देखते हैं। फिर एस्टर और एमाइड्स में हम देखते हैं। एस्टर और एमाइड्स में भी अपन देखते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट देखते हैं। तो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी देखते हैं तो हमारे पास एस्टर हम देखते हैं। एस्टर में जो फ्रेगमेंटेशन है वो 2 प्रकार से हो सकता है और हमारे को 3 फ्रेगमेंट मिल सकते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड O+, RO+ और COOR+। ऐसे हमारे को 3 फ्रेगमेंट प्राप्त होते हैं और हम अलग अलग बेस पीक हम प्राप्त कर सकते हैं। RCONH2 जो है उसका अगर 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकालते हैं तो हमारे पास RC डबल बॉन्ड और NH2 जो है वो हमारे को प्राप्त होता है, जिससे हमारे को 3 जो है फ्रेगमेंट्स मिल सकते हैं। 3 फ्रेगमेंट मिलेंगे, RC ट्रिपल बॉन्ड O+, CONH2+ और R+। इस प्रकार से इनकी जो अलग अलग हैं वो बेस पीक अपने को प्राप्त हो सकती हैं और हम अलग अलग प्रकार से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अपन को अलग अलग जो है
अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग प्रकार की पीक्स प्राप्त। अब एल्केन नाइट्राइल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एल्केन नाइट्राइल में मैक-लेफेर्टी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी देखते हैं। इसमें देखिए C4 to C19 कार्बन एटम कंटेनिंग नाइट्राइल्स शोज द बेस पीक ऑफ M/E41 ड्यू टू द मैक-लेफेर्टी रीअरेंजमेंट। अगर हमारे पास 4 कार्बन से 9 कार्बन तक के नाइट्राइल्स हैं या 4 कार्बन से 9 कार्बन वाले नाइट्राइल्स हैं तो वो मैक-लेफेर्टी रीअरेंजमेंट शो करेंगे और उसमें जो बेस पीक प्राप्त होगी वो 41 पे प्राप्त होगी, और वो भी 41 पे मैक-लेफेर्टी रीअरेंजमेंट के कारण से प्राप्त होगी। देखिए अब हमने एग्जांपल लिया है तो हम इस एग्जांपल की बात करते हैं। हमारे पास ये रेडिकल कैटाइन है। अब इसमें हम मैक-लेफेर्टी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो हमारे पास जो है वो गामा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो गामा जो है यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा, गामा ट्रांसफ़र होगा। तो गामा ट्रांसफ़र होने के बाद जो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा वो बीटा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बीटा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमारे पास 2 फ्रेगमेंट ये मिलते हैं, और ये जो है हमारे को बेस वैल्यू जो मिलती है वो इसकी मिलती है, और वो 41 जो है M/E वैल्यू वो 41 के रूप में हमारे को प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमारे को एल्केन नाइट्राइल्स में जो है बेस पीक जो है वो प्राप्त होगी 41 पे। एमीन्स में अपन देखते हैं, एमीन्स में हमारे को 30 पर और 44 पे हमारे को क्या है बेस पीक्स प्राप्त हो सकती हैं। तो हमने पहले वाले में देखा है कि इस प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस इसकी बेस पीक 30 होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस इसकी बेस पीक 44 प्राप्त होगी। ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा तो फिर 14 बढ़ता जाएगा। अब नेक्स्ट जो अगर हमारे को प्राप्त होगी तो वो 58 पे प्राप्त होगी, कार्बन 12 और 2 हाइड्रोजन का। इस प्रकार से हमारे को नेक्स्ट जो मिलती जाएगी बेस पीक कैसे प्राप्त होगी। तो हम ये ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे को बेस पीक कहाँ कहाँ प्राप्त होती हैं और कैसे कैसे हमारे को हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके नेक्स्ट जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कंपाउंड्स में किस प्रकार से हमारे को किस प्रकार से हमारे को स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से दिया है। और मेटास्टेबल आयन पीक क्या होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, ये कैसे हमारे को प्राप्त होती है, इसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे। और ये एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल अलग अलग किताब में दिए हुए हैं, वो आप कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल जितने ज़्यादा करोगे उतने ही ज़्यादा आप इससे प्राप्त कर सकते हो, या इससे आपको ये मिल सकता है कि आप कैसे इसमें मास्टरी प्राप्त कर सकते हो। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, या मास स्पेक्ट्रम से कैसे कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी के आधार पर आपको, या यूँ कहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन यही तो है कि अपन कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक ऐसा टूल है जिससे अपन किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन हम और बता सकते हैं। स्पष्ट रूप से हम बता सकते हैं कि जो हमने सैंपल के रूप में कोई कंपाउंड लिया है, जो या जिसकी हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना चाहते हैं, या हमने हमारे और किसी उद्देश्य के लिए हमने कोई कंपाउंड लिया है, तो उसकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे सकता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि किस प्रकार से हमारे को ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने मैक-लेफेर्टी रीअरेंजमेंट को कंपाउंड्स के बारे में आपको बताया। तो वैसे तो बहुत सारे कंपाउंड, बहुत एग्जांपल दे रखे हैं कि जैसे आप ब्यूटेनॉल का कर सकते हो, 1-पेंटीन का कर सकते हो, और 4-हेप्टेनॉन का कर सकते हो। ठीक है, मेटास्टेबल आयंस और पीक्स जो है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो मेटास्टेबल आयंस जो है उनके बारे में मैं 2 बात बताता हूँ कि वो आपको पुनः याद रखनी है। मेटास्टेबल पीक्स कैन बी इजीली डिटरमाइंड इन मास स्पेक्ट्रम। सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज पीक्स आर, पहला तो है दे डू नॉट नेसेसरली अकर एट द इंटीग्रल M/E values. These are much broader than the normal peaks. जो मेटास्टेबल आयन पीक होती हैं वो मच बॉर्डर होती हैं,
या ज़्यादा बॉर्डर होती हैं नॉर्मल पीक से, दीज आर ऑफ रिलेटिवली लो अबंडेंस। ये जो मेटास्टेबलाइन पीक होती है उनकी अबंडेंस भी लो होती है। तो इस प्रकार से अपन मेटास्टेबलाइंस को प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके बारे में मैं आपको और विस्तार से अलग से बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी के जो बचे हुए हैं वो करेंगे। थैंक यू।